हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोग लास्ट क्लास में सेल चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने पोटैटो की दो डिफरेंट स्लाइसेस ली थी। एक को हमने प्योर वाटर में रखा था और एक को हमने सॉल्ट वाटर में, शुगर वाटर में रखा था। जिसमें शुगर वाटर में रखा था उसमें पोटैटो जो था वो श्रिंक कर गया था, और जिसमें हम प्योर वाटर में रख रहे थे उसमें पोटैटो स्वेल कर गया था। तो एक में हमने श्रिंकिंग देखी थी और एक में हमने स्वेलिंग देखी थी, और इसी फिनोमिना को हमने नाम दिया था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन तो मैंने लास्ट क्लास में रख दी थी, पर आप ऑस्मोसिस का ना जो एक मेन क्रंच आइडिया है आप उसको दिमाग में बिठा लो। डेफिनेशन तो वही लिखनी है जो मैंने लास्ट क्लास में लिखवाई थी, पर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप छोटा सा एक शब्द है दिमाग में बिठा के चलोगे। क्या आप ऑस्मोसिस के लिए ये दिमाग में बिठा के चलो कि जब भी ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस में फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा। मतलब ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कहां से कहां जाएगा? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये सॉल्वेंट वाटर है तो आप क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या लिख देंगे? वाटर। फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या लिख देंगे? वाटर। यानी कि पानी भागेगा। पानी कहां से भागेगा? जहां पानी क्या होगा? ज़्यादा होगा। कहां पर भागेगा? जहां पे पानी क्या होगा? कम होगा। यानी कि आपने दो जगह में से ये देखना है किधर पानी ज़्यादा। अगर इधर पानी ज़्यादा तो पानी इधर से इधर भाग लेगा, अगर इधर पानी ज़्यादा तो पानी इधर से इधर भागेगा तो सॉल्वेंट ही भागेगा, सॉल्यूट नहीं भागेगा। और जो लास्ट क्लास में मैं डिफ्यूजन लिख रहा था, डिफ्यूजन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ कैन मूव, और ऑस्मोसिस में ओनली सॉल्वेंट कैन मूव। तो अगर आपने लास्ट क्लास में डिफरेंस लिखा था तो आप एक डिफरेंस और ऐड कर सकते हो कि इन ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल मूव्स, इन डिफ्यूजन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ कैन मूव। तो एक डिफरेंस बच्चों और ऐड कर लेना, लास्ट क्लास में एंडिंग में मैंने वो डिफरेंस आपको करवाया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, आपने दिमाग में क्या बिठाना है? ऑस्मोसिस में कौन जाएगा? सॉल्वेंट। कहाँ से? जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से। कहाँ जाएगा? जहाँ पानी कम है। और किसके थ्रू जाएगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये आप दिमाग में बिठा लो। आज की क्लास को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, पर जो बच्चा मेरा ये लेक्चर देख रहा है, पर मैं उसको सलाह दूंगा इससे पहला लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर जो है सेल का, उसको देखे। उसको देखने के बाद फिर ये सेकंड लेक्चर में आए, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग इतनी बेटर नहीं होगी। ठीक है, देखो हम आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में मैंने एक नया शब्द डिस्कस करना है बच्चों आपके साथ, ध्यान से समझना। सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और मेरे बच्चों एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो, टोनिक, ये जो टोनिक है ना, इसका मतलब कंसंट्रेशन होता है, मतलब अमाउंट होता है। ठीक है मेरे बच्चों। अब हाइपर मतलब ज़्यादा। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। जैसे आप कोई गुस्सा कर रहे हो तो आप उसको क्या कहते हो? क्यों इतने हाइपर हो रहे हो? क्यों इतना गुस्सा ज़्यादा कर रहे हो? तो अगर मान लो मैं 1 घंटा पढ़ाने की जगह आज आपको 3 घंटे पढ़ाता रहूँ, तो आप ये कहोगे ना घर जाके, आज सर बहुत हाइपर हो गए थे पढ़ाते पढ़ाते, इतना पढ़ा दिया हमारे को। जब भी कोई चीज़ अपनी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, आप उसका शब्द इस्तेमाल करते हैं हाइपो। जैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? हाइपर ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन कहते हैं, नहीं कहते? तो ठीक ऐसे हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब ज़्यादा, टोनिक मतलब कंसंट्रेशन, सोल्यूट की कंसंट्रेशन। अब ध्यान से समझना, इधर देखो मेरे बच्चों। मान लो ये एक सिस्टम है और इसके अंदर आपने एक सेल रख दिया। मान लो इसके अंदर आपने एक सेल रख दिया, ये ठीक है जी। आरबीसी मान लो, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना मेरे बच्चों,
इसको आरबीसी मान लो, रेड ब्लड सेल मान लो एक पल के लिए, ठीक है। अब आरबीसी के अंदर भी पानी होता है और बाहर भी पानी है, तो पानी दो जगह है, सेल के अंदर और सेल के, आप जानते हैं बच्चों सेल के बाहर वाले फ्लूइड को कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और सेल के अंदर के फ्लूइड को कहते हैं, सेल के अंदर को फ्लूइड को कहते हैं, ये अंदर के फ्लूइड को इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब बताओ, पानी बाहर भी है, पानी अंदर भी है, अंदर सोल्यूट भी होता है, आरबीसी के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूट भी होते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, सोल्यूट की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है या बाहर ज्यादा है? बाहर तो सिर्फ पानी है, बाहर क्या पड़ा हुआ, सिर्फ बाहर सिर्फ वाटर है, यानी कि बाहर सोल्यूट कितना है, जीरो सोल्यूट है बाहर, यानी कि बाहर सोल्यूट नहीं है और अंदर सोल्यूट है। तो सोल्यूट बाहर ज्यादा है, कम है, कम है, और कम को हम कहते हैं हाइपो, कम को हम क्या कहते हैं? तो आप देखो, पानी अंदर भी है, पानी बाहर भी है, ये बाहर का पानी, अंदर का पानी, सोल्यूट अंदर बाहर भी हो सकता है, पर आप ध्यान से देखो, सोल्यूट आरबीसी के अंदर है, पर सोल्यूट आरबीसी के बाहर पानी में नहीं है, पानी में तो सिर्फ पानी है, सोल्यूट तो है नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं, बाहर सोल्यूट है या नहीं है? नहीं है, यानी कि बाहर सोल्यूट ज्यादा है या कम है? कम ही हुआ, जब नहीं है तो कम ही हुआ। तो इसीलिए बाहर वाले सॉल्यूशन को हम नाम देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मान लो अब मेरे पास ये एक और बीकर है, इसके अंदर मैंने वाटर के अंदर 20% सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, अच्छा खासा सॉल्यूट डाल दिया, नमक तो बहुत अच्छा सॉल्यूट है, ज़्यादा डाल दिया, 20% का मतलब 20 ग्राम डाल दिया 100 ग्राम में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम नमक होगा तो 20% हो गया, कंसंट्रेशन में कराया था। अब बताओ, अगर इसके अंदर ये आरबीसी पड़े हैं, ये आरबीसी हैं, आरबीसी के अंदर भी सोल्यूट है, सोल्यूट तो बाहर भी है। मैं आपसे पूछता हूं, सोल्यूट अंदर ज्यादा है, सोल्यूट बाहर ज्यादा है? सोल्यूट बाहर ज्यादा है, कितना सोल्यूट बाहर? अरे 20% सोल्यूट ज्यादा है, आरबीसी के अंदर 20% होना होगा, बहुत कम होते हैं। तो बताओ सोल्यूट ज्यादा कहां है, बाहर या अंदर? बाहर। तो यानी कि जो बाहर वाला फ्लूइड है, ये बाहर वाला फ्लूइड, इसमें सोल्यूट ज्यादा है कम है? ज्यादा है, तो इसको कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कब कहेंगे? जब बाहर सोल्यूट ज्यादा और अंदर सोल्यूट कम, तो दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक कब कहेंगे? हाइपर मतलब कम, कम कौन? सोल्यूट। बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम, अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो उसको क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक कहेंगे। मेरे बात समझ में आई मेरे बच्चों? तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनती है, आओ जरा देखते हैं। हाइपरटोनिक की डेफिनेशन क्या बनती है? हाइपरटोनिक की, व्हेन solute concentration is higher in, बाहर ज्यादा ना सोल्यूट, बाहर ज्यादा तो हाइपर हो गया, सोल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर इन, कहां पर? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, देन सोल्यूट कंसंट्रेशन इन, कहां पर? इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, देन द सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक की डेफिनेशन क्या बनेगी? जब एक्स्ट्रा सेल्यूलर में सोल्यूट कम हो तो हाइपो हो गया। तो हाइपो की डेफिनेशन यहां लिख देता हूं, व्हेन सोल्यूट कंसंट्रेशन इन, कहां पर? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इज, बताओ जी, सोल्यूट एक्स्ट्रा सेल्यूलर में हाइपो, कम करूं ज्यादा करूं? कम, इज लेस देन, किसके लेस देन? सोल्यूट कंसंट्रेशन, कहां पर? इन इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, देन दिस इज नोन एज हाइपोटोनिक। अब गैस कर सकते हो आइसो,
आइसो मतलब सेम होता है, आइसो का मतलब सेम होता है, यानी कि जब बाहर सोल्यूट और अंदर सोल्यूट सेम अमाउंट में हो तो उसको क्या कहेंगे, आइसोटोनिक। यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन व्हेन, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें किसके डेफिनेशन लिख रहा हूं, व्हेन सोल्यूट कंसंट्रेशन इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इज इक्वल टू सोल्यूट कंसंट्रेशन इन, कहां पर, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, दिस इज नोन एज आइसोटोनिक। पहले तीन डेफिनेशन समझ में आ गए बच्चे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। अब बताओ लास्ट क्लास में क्या हुआ था, जब हमने नमक वाले में, चीनी वाले सॉल्यूशन में आलू को डाला था तो आलू क्या हो गया था, श्रिंक हो गया था, सिकुड़ गया था। आप छोड़ो ना, आप घर में अपनी सैलेड के ऊपर नमक छिड़कते हो तो सैलेड भी तो श्रिंक कर जाती है, पानी निकल जाता सारा उसका, तो सारा पानी बाहर आ गया नहीं आ गया, ऑस्मोसिस हो गया नहीं हो गया। आप ज़्यादा देर तक स्विमिंग पूल में नहा लें तो आपकी उंगलियां श्रिंक कर जाती नहीं कर जाती, क्योंकि यहाँ से भी बहुत पतली स्किन होती है, यहाँ से भी पानी बाहर निकल जाता है, ये भी श्रिंक कर जाती हैं। आपके पैरों की उंगलियां भी श्रिंक कर जाती होंगी ज़्यादा देर पानी में स्विमिंग पूल में नहा लो तो वह भी ऑस्मोसिस हो रहा है। यानी कि जब बाहर सोल्यूट ज़्यादा होगा तो सोल्यूट बाहर ज़्यादा होगा, मतलब बताओ कौन सा सोल्यूशन है, हाइपर या हाइपो, हाइपर, तो सेल श्रिंक कर जाएगा, सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक। अब बताओ आरबीसी को मैंने हाइपरटोनिक में रखा हुआ है, अब तो आरबीसी को मैंने हाइपरटोनिक में रखा हुआ है, मैंने अभी क्लास के स्टार्टिंग में बताया ऑस्मोसिस में पानी भागता है, पानी किसकी तरफ भागता है, जहाँ पानी ज़्यादा है, किसकी तरफ भागता है, जहाँ पानी कम हो, पानी ज़्यादा से पानी कम की तरफ भागता है, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से भागेगा जहाँ पानी कम है। अब देखो बाहर पानी कम है, सॉल्ट ज़्यादा कर दिया तो बताओ बाहर पानी कम हो गया, तो पानी जब बाहर कम हो गया तो सॉल्ट की तरफ पानी भागेगा, और बताओ आरबीसी क्या कर जाएंगे मेरे बच्चों, अगर पूछे क्यों तो आप क्या लिखोगे, ड्यू टू ऑस्मोसिस। और आप बताओ हाइपोटोनिक में क्या हुआ था, जब हमने आलू को पानी में रखा था तो पानी सारा अंदर एंटर कर गया था, जैसे किशमिश में बच्चा बता रहा था किशमिश में पानी एंटर कर जाता है, तो बताओ पानी अगर अंदर एंटर कर गया, पानी अंदर एंटर क्यों किया, लॉजिक बताओ, क्योंकि पानी ऑस्मोसिस में भागता है, कहाँ से भागता है, जहाँ पानी ज़्यादा है, बाहर तो सिर्फ पानी पानी है, यानी कि बाहर पानी ज़्यादा है, अंदर पानी कम होगा तो अंदर पानी निकल लेगा, तो अंदर पानी निकल लेगा तो आरबीसी क्या हो जाएंगे मेरे बच्चों, स्वेल। अगर पूछे क्यों हो जाएंगे स्वेल, ड्यू टू, तो आपने क्या से, अच्छा अब गैस करो आइसोटोनिक में रख दूंगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन आरबीसी आर प्लेस्ड इन आइसोटोनिक, आंसर इज नो चेंज, क्योंकि पानी जितना बाहर है पानी उतना अंदर है, सोल्यूट जितना बाहर है सोल्यूट उतना अंदर है, तो नो मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक प्लेस इन आइसोटोनिक। तो व्हाट विल हैपन इफ आरबीसी आर प्लेस्ड इन आइसोटोनिक, आंसर इज नो चेंज, नो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद करनी है, हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक करते हैं, हाइपोटोनिक में, तो आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, दो तरीके जो आपको आसान लगे, हाइपरटोनिक, हाइपर स्पेलिंग देखो HYPER, हाइपो के देखना, तो हाइपो के स्पेलिंग छोटे हैं तो छोटे स्पेलिंग में छोटा आंसर आएगा, स्वेल। हाइपर के स्पेलिंग लंबे हैं, आंसर भी लंबे स्पेलिंग वाला आएगा, श्रिंक। तो लंबे आंसर में लंबे वाला, कम स्पेलिंग वाले में कम स्पेलिंग वाला आंसर, दो ही ऑप्शन है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, हाइपर हाइपो में उल्टा लिख देता है, तो आपने क्या लिखना, हाइपोटोनिक में सेल क्या करेंगे, स्वेल, हाइपर में श्रिंक और हाइपो में स्वेल करेंगे, ज़्यादा स्पेलिंग वाला आंसर, छोटे स्पेलिंग वाला आंसर। पर एक और तरीका बताता हूँ, जैसे हाइपर में र आ रहा है ना, र, और श्रिंक में भी क्या आ रहा है, र, हाइपर श्रिंक, हाइपो स्वेल, कर दोगे बच्चों, बोलो आगे चलें। तो लास्ट क्लास की एक्टिविटी को हमने यहीं पे ख़त्म कर दिया, जिसमें हमने, अगर कभी भूल जाओ कि पानी कहाँ भागेगा, तो कहाँ भागेगा पानी, ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ, इसका उल्टा भी बोल सकते हो, पानी भागेगा जहाँ सोल्यूट दिखेगा। दो बातें याद कर सकते हो, दोनों में से कौन सी बात सही रहेगी, जहाँ पानी ज़्यादा वहाँ से भागेगा जहाँ पानी कम। दूसरा तरीका, पानी वहाँ भागेगा जहाँ सोल्यूट ज़्यादा दिखेगा, जहाँ, अब देखो बाहर सोल्यूट 20% है, पानी बाहर निकल गया, बाहर तो सोल्यूट ही नहीं है, पानी अंदर निकल गया,
लॉजिक समझ में आ गया। अब आपके पास दो तरीके हैं, जैसे आपने याद करना है वैसे याद कर लो, आपकी कन्वीनियंस मैंने आपको बता दी। दो तरीके याद करने के, वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन वाटर, या वाटर विल मूव टू दैट साइड वेयर द सोल्यूट विल बी हायर। अब चलो गैस करते हैं, इस कमरे में मैंने पानी रखा, साथ वाले कमरे में मैंने पानी और नमक डाल दिया, समुद्र का पानी रख दिया, सोल्यूट वहाँ ज़्यादा है, और इस दीवार को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बना दिया। अब तो पानी कहाँ से कहाँ भागेगा, इस कमरे से उस कमरे में या उस कमरे से इस कमरे में? इस कमरे में सिर्फ पानी है और उस कमरे में समुद्र का पानी है, मतलब नमक भी है उसमें, और बीच वाली लेयर सेमी परमेबल है। पानी कहाँ से कहाँ भागेगा? पानी इधर से उधर भागेगा, क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा है, वहाँ सोल्यूट ज़्यादा है, तो पानी सोल्यूट की तरफ भागेगा, यानी कि इधर से पानी उठ के उधर जाना शुरू हो जाएगा। जिस तरह सोल्यूट है उधर जा जाएगा। ठीक है बच्चे, कर लोगे? अभी बता, जब तूने सैलेड पे नमक छिड़का तो पानी कहाँ भागा? नमक की तरफ, नमक की तरफ। तो उस तरफ नमक है तो पानी किधर भागेगा? नमक की तरफ नहीं भागेगा। कंफ्यूजन क्लियर होगी? चलें बच्चों आगे आओ। देखो इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में ये एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपको करा दिया, फिर कुछ डेफिनेशन थी ऑस्मोसिस और ऑस्मो डिफ्यूजन की, वो भी मैंने आपको बता दी। अब देखो एनसीईआरटी ने डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, आप चेक कर सकते हो, कर लोगे बच्चों? देखो आइसोटोनिक में रखा, सेल का साइज सेम रहा, हाइपोटोनिक में रखा, देखो सेल छोटे से बड़े हो गए, और हाइपर श्रिंक करके देखो बड़े से छोटे हो गए। तो ये तीन डेफिनेशन है, मैंने पीछे डेफिनेशन लिख दी, आपको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से उठा के लिख सकते हो। अब आती है बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवर होती है, ठीक है, प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में उसके बाहर एक और वॉल आ जाती है, उसको सेल वॉल कहते हैं। एनिमल में नहीं होती, क्यों नहीं होती हम आज की बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, उसी के अंदर सेल का सारा कंटेंट होता है। सेल के अंदर के कंटेंट को कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज है, लाइसोसोम्स है, न्यूक्लियस है, सबको क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। ये सारे के सारे किसके अंदर बंधे हुए हैं? एक पतली मेम्ब्रेन के अंदर। उस पतली मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बारे में मैंने बात करी, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, हमने देखा ऑस्मोसिस कराती है अपने अंदर, ऑस्मोसिस कराती है, हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा डिटेल में, और देखते हैं। इधर देखेंगे बच्चों, यहां पे आपने क्या करना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना बच्चों, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना बच्चों, देखो अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखोगे, ये बहुत पतली होती है सेल के चारों तरफ, और अगर आप इसको जूम करोगे ना, कि जूम करके देखते हैं, जूम करोगे तो आपको थोड़ी और मोटी दिखनी शुरू हो जाएगी, और जूम करोगे और जूम करोगे और जूम करोगे तो आपको ये थोड़ी सी और ऐसे दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोटी होती है पतली होती है? पहले फैसला करो। बहुत पतली होती है, पर ये मोटी कैसे दिख गई हमें? हमने इसको क्या कर दिया, जैसे जूम करो कोई छोटी सी चीज़ को, अगर आप मान लो फर्श पे एक चींटी घूम रही है, आपने इसकी फ़ोटो खींची, छोटी दिख रही है, आप उसको जूम करोगे बड़ी नहीं दिख जाएगी, हमने इसको जूम कर दिया, ठीक है। सर वो स्कूल में तो मैम प्लांट से लगा ना, वो माइक्रोस्कोप से दिखाया था, बट वो छोटे-छोटे अभी बात करते हैं वो स्टेन क्या होगा उससे। इधर देखेंगे सारे बच्चों, अब इसके अंदर क्या होता है, हमने जूम करके क्या देखा, इधर देखेंगे, जूम करके हमने देखा इसके अंदर ऐसी लेयरिंग थी, ऐसी, ये लेयरिंग देखने को मिली मुझे, ठीक है मेरे बच्चों। ऐसी लेयर नीचे भी थी, ऐसी लेयर नीचे भी थी, और ये जो लेयर थी ना बच्चों, ये लेयर थी लिपिड की। किसकी लेयर थी? लिपिड की लेयर थी। लिपिड या फैट कह लो, लिपिड या फैट की लेयर कहते हैं। और ये लेयर एक नहीं, कितनी थी? दो थी। अब ये एक लेयर थी, ये दूसरी लेयर थी, तो इसको हम क्या कह देंगे? बाई, दो लेयर हो गई, दो लेयर हो गई। यानी कि लेयर, आप बताओ,
ये तो लेयर थी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, पतली सी, इसके अंदर सेल का कंटेंट था। हमने इसको जूम करते करते देखा ऐसे दिखने लग गई, और ऐसे देखने में क्या लगा, इसके अंदर क्या पड़े हुए थे, ये लिपिड, और लिपिड की एक लेयर थी, दो लेयर थी, दो, एक बाहर की तरफ थी और एक अंदर की तरफ थी। इस लिपिड में दो हिस्से थे, पहला हिस्सा ये था, मतलब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ये ऐसे था, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं हेड और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं टेल। जो हेड होता है ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, और जो टेल होती है ये वाटर को रिपेल करती है। तो लो जी, लिपिड हैज टू पार्ट्स, हेड एंड टेल। हेड अट्रैक्ट्स वाटर, टेल रिपेल्स वाटर। बात समझ में आ गई? हाँ, इसके अंदर, इसी के अंदर हमें अलग अलग जगह पे प्रोटीन भी देखने को मिलता है। ये लो, कई जगह पे प्रोटीन भी होता है। ये ले, ये प्रोटीन बैठा है, अभी बता रहा हूँ क्या कर रहा है। ये प्रोटीन बैठा है, अभी बता रहा हूँ क्या कर रहा है। यानी कि इसमें प्रोटीन भी देखने में मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्लाज्मा किस किस से बनी होती है, तो आप कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। आओ पहले लिपिड का देखते हैं। आप कहेंगे लिपिड हैज टू पार्ट्स, हेड एंड टेल। हेड अट्रैक्ट्स वाटर, टेल रिपेल्स, and this lipid has two layer, one outside and one inside, therefore this is known as bilayer। अब ये क्या करती है बच्चों, ये जो लिपिड्स देख रहे हो ये फ्लिप कर जाते हैं ऐसे, दे कैन फ्लिप, यानी कि these lipids can flip, मतलब विद इन लेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विद इन लेयर? बता रहा हूं। ये इधर से इधर, जैसे ये इधर से इधर आता है ना, मान लो यहाँ पार्टिकल है, जैसे मान लो पार्टिकल है, जैसे ही इन्होंने फ्लिप किया, इस पार्टिकल को अंदर एंट्री करने की जगह मिल जाती है, ये यहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही इन्होंने फ्लिप किया, ये पार्टिकल को बाहर जाने की जगह मिल जाती है। या मान लो इधर है, इधर से इधर आने की जगह मिल गई है, इधर से, मतलब इनसाइड आउटसाइड मूवमेंट कराने में हेल्प होगी इसको। मेरे पास समझ में आ गई? मान लो वाटर था, वाटर यहाँ बाहर जाएगा, वाटर यहाँ अंदर जाएगा। हाइपरटोनी में रखोगे तो वाटर बाहर जाएगा सेल से, हाइपरटोनी में रखोगे तो वाटर अंदर आएगा सेल के। दो बातें होंगी, अभी मैंने बता दी। तो ये लेयर यहाँ तो क्या करती है, ऐसे फ्लिप करती है, ऐसे फ्लिप करा पार्टिकल अंदर, इन्होंने फ्लिप किया पार्टिकल बाहर, और ये एक और फ्लिप कर सकते हैं ऐसे, इधर से इधर आगे। यानी कि ये यहाँ तो विद इन लेयर फ्लिपिंग कर सकते हैं, या बिटवीन टू लेयर। यानी कि दिस, ये क्या, ये क्या है, लिपिड्स। यानी कि लिपिड्स कैन फ्लिप विद इन लेयर और बिटवीन टू लेयर्स मूव कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो भी चीज़ मूव कर सकती है ना, साइंस उन्हें एक शब्द देती है, फ्लूइड। क्या शब्द देती है? जैसे कई बोर्ड मूव कर सकता है, नहीं, दिस इज नॉट फ्लूइड। क्या पानी में अगर गिर दूं फ्लो कर सकता है? करता है। नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, समुद्र में गिरती हैं, तो पानी फ्लो करता है। तो पानी एक फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड। गैस, अगर मैं यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे करूँ, वो परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी, तो यानी कि वो गैस इस कमरे में मूव कर सकती है। यस, तो गैस भी एक फ्लूइड है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में से फ्लूइड कौन कौन होता है? लिक्विड भी फ्लूइड होता है और गैस भी फ्लूइड होती है। तो अब ये लिपिड भी मूव कर रहे हैं, सो दे कैन मूव, सो दे आर कॉल्ड एज, हम इनको क्या कह सकते हैं? फ्लूइड। तो वाई लिपिड लेयर इज कॉल्ड एज फ्लूइड? Because lipid particle can flip or move between the layer or within the layer. So if they can move, they are called as fluid. समझ में आ गया? हाँ, फिर बात आती है प्रोटीन क्या कर रहे हैं भाई? ये प्रोटीन कर रहे हैं गेट कीपर का काम। जैसे होता है ना, सोसाइटीज में गेट कीपर बैठे होते हैं, स्कूल में गेट कीपर बैठे होते हैं, वो बच्चों को जाने देते हैं, कभी कभी किस पेरेंट्स को भी जाने देते हैं। पर कोई आइसक्रीम वाला के मैं आइसक्रीम बेचा हूँ, जाने देंगे उसको? कोई मोबाइल वाला के अंदर आके मोबाइल बेचूं, जाने देंगे उसको? नहीं। तो प्रोटीन भी बैठे हैं यहाँ पर, ये गेट कीपर का काम करते हैं। ये कहते हैं किसी को जाने देंगे, किसी को जाने नहीं देंगे। नहीं तो कोई भी अंदर घुस जाएगा, कोई जैसे फ्लिप करेंगे कोई भी अंदर घुस जाएगा, तो ढंग की चीज़ को घुसने देगा और बेकार चीज़ को वहाँ से भगा देगा। ये काम कौन करेगा? प्रोटीन करेंगे। तो प्रोटीन एक्ट एज अ गेट कीपर। तो फ्लूइड समझ में आ गया। अब यहाँ पे इस मॉडल को पता है क्या कहा गया था? दिस मॉडल इज नोन एज फ्लूइड
मोज़ेक मॉडल। अब क्वेश्चन कम्स, व्हाई इट इज नोन एज मोज़ेक मॉडल, इसको मोज़ेक क्यों कहा? देखो बच्चे, अगर मान लो आपके पास एक टाइल है, टाइल टूट गई, आपने उस टाइल का टूटा हुआ टुकड़ा ऐसे लगाया, दूसरे टुकड़े को ऐसे जोड़ दिया, तीसरे टुकड़े को ऐसे जोड़ दिया, चौथे टुकड़े को ऐसे जोड़ दिया। आप टाइल को ऐसे जोड़ जोड़ के ऐसी एक शेप बना सकते हो ना, बचपन में भी बनाते होंगे, ऐसी फिगर्स होती होंगी, आपको चिपका चिपका के ड्राइंग बना देते होंगे। ऐसी कई बार एक बड़ी सी शेप होती थी, उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े डाल के आप कोई ना कोई एक्टिविटी करते होंगे, गम से चिपकाते होंगे। अगर मैं ऐसे चिपकाता रहूँ, पता है क्या बन जाता है? इसको मोज़ेक बोलते हैं। क्या कहते हैं? मोज़ेक। तो यहाँ पे जो लिपिड्स हैं एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, लाइक मोज़ेक, जैसे टाइल्स इन मोज़ेक, तो इसलिए इसको नाम क्या दे दिया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सबसे पहले देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपने ये देखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? दो चीज़ों की। किन किन चीज़ों की? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड भी बोल सकते हो, फैट भी बोल सकते हो। लिपिड में कितनी लेयर होती हैं? दो, एक बाहर की तरफ और एक, जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन है तो एक लेयर ऊपर होगी और एक लेयर अंदर होगी। लिपिड में दो पार्ट होते हैं, हेड एंड टेल। हेड अट्रैक्ट्स वाटर, टेल रिपेल्स वाटर। ये जो लिपिड्स होते हैं दे कैन फ्लिप विद इन लेयर और बिटवीन टू लेयर, सो दे आर नोन एज फ्लूइड। और उनकी फ्लिपिंग होती है, एंट्री एग्जिट हो जाती है पार्टिकल्स की। पर एंट्री एग्जिट तो कोई भी कर जाएगा, उस दौरान कोई भी मौका मार जाएगा, तो फिर उसका गेट कीपर बैठाया वहाँ पे। गेट कीपर कौन है? प्रोटीन। तो प्रोटीन एक्ट एज ए गेट कीपर। नेक्स्ट, व्हाई इट इज नोन एज मोज़ेक मॉडल? क्योंकि जैसे टाइल इन मोज़ेक होती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती हैं, ऐसे ये भी एक दूसरे के ऊपर चिपके होते हैं, मोज़ेक की तरह दिखते हैं, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अंडरलाइन करिए। आ जाइए किताब निकाल लीजिए, जो वीडियो से पढ़ रहा है वो भी किताब निकाल ले भाई, देखेंगे। आ जाओ, देखेंगे बच्चे। कह रहा था मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन, मैंने आपको बताया बहुत पतली होती है, 7 to 10 नैनोमीटर की होती है। नेक्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, यानी कि किसकी बनी है? अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिख दोगे इसके। इट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आओ एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जी, अगर क्या एक्सप्लेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो फिर ये शुरू कर देना। द मेम्ब्रेन हैज लिपिड कितनी लेयर? दो, टू लेयर्स, स्पेशल फैट मॉलिक्यूल, वाटर अट्रैक्टिंग हेड आउटवर्ड एंड वाटर रिपेलिंग टेल इनवर्ड, यानी कि अट्रैक्ट करने वाला हेड बाहर है और रिपेल करने वाली टेल अंदर है। विद प्रोटीन एम्बेडेड इन देम, मतलब उनके अंदर क्या घुसे हुए हैं? ये देखो प्रोटीन है, ये देखो लाइट ब्लू कलर से जो है ये क्या है? प्रोटीन है। एंड प्रोटीन एम्बेडेड इन देम। जैसे मान लो ये बैग है, ठीक है, ये बैग है, जैसे ये एक लेयर है बच्चों की, ये दूसरी लेयर है बच्चों की, और अगर मैं बैग को बीच में डाल दूं तो हम कहेंगे बैग इज एम्बेडेड इन इट, बैग बीच में फिट हो गया, इसको प्रोटीन मान लो। और आप जो इस लेयर के बच्चों, इस लेयर के बच्चों, आप अपने आप को क्या मान लो? लिपिड की लेयर मान लो। तो अगर जैसे ही मान लो एक बच्चा कहे सीट चेंज करेगा, हाँ करूँगा, जैसे ही इधर से इधर बच्चा सीट चेंज किया, पेन मैंने फेंक दिया, पार्टिकल चला गया। फिर इन्होंने बच्चों ने सीट चेंज करी, पेन और फेंक दिया, आगे चला गया। और ये ऐसे भी कर सकते हैं, तू इधर आ जा, मैं इधर आ जाती हूँ, विद इन लेयर एंड बिटवीन लेयर, दोनों फ्लिपिंग पॉसिबल होती है। आगे चले बच्चों, आ जाओ, उठा ले भाई, बैग उठा ले तो अपना पहले। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल कैन मूव साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट। कह रहा है मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन मेम्ब्रेन एंड हेंस इट इज फ्लूइड। तो अगर आपको कहा जाए इसको फ्लूइड क्यों कहते हैं तो जवाब दे दोगे। नेक्स्ट, प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन एक्ट एज गेट कीपर इन हेल्पिंग सब्सटेंस टू पास थ्रू। कर लोगे बच्चों? अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया तो पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट लिखाना। कभी कभी टीचर अलग से पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो लो जी, तो फंक्शन ऑफ FN मतलब फंक्शन, लिपिड का फंक्शन और प्रोटीन का फंक्शन। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए जी, देखिए बच्चे, सिंस द मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड टाइल लाइक इन मोज़ेक। देखो कह रहे मॉलिक्यूल कैसे अरेंज्ड हैं, जैसे टाइल होती है किसमें? मोज़ेक में। दिस इज कॉल्ड मोज़ेक मॉडल। क्लियर बच्चों? आगे चलें, चलो जी नेक्स्ट एक्टिविटी शुरू करते हैं। देखो नेक्स्ट एक्टिविटी बड़ी इंटरेस्टिंग है।
नेक्स्ट एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, हम दो अलग अलग सेल लेंगे। एक लेंगे प्लांट सेल, एक लेंगे प्लांट सेल और एक लेंगे एनिमल सेल। प्लांट सेल के लिए हमने चुना अनियन पील को, ठीक है, और एनिमल सेल के लिए हमने चुना चीक सेल को। चीक सेल्स को देखो, चीक सेल्स का मतलब क्या है? देखो जो आपके चीक के सेल देखो, जो अंदर वाला हिस्सा होता है, अंदर वाला, हाँ जैसे तो अंदर ऐसे कर रही है, जैसे अंदर भी जीभ टच कर रही होगी, वो अंदर वाले हिस्से को कौन से सेल कहते हैं? चीक सेल्स। अब हमने चीक सेल लेने, चीक सेल को ना स्वैप करोगे ना, आप कॉटन लोगे, कॉटन को अंदर रब करोगे ना हार्डली, थोड़ा सा, बहुत तेज रब मत करना, जख्म हो जाएगा। तो जैसे कॉटन को स्वैप करते हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहा, तो जैसे कॉटन को स्वैप करते हैं तो चीक सेल आ जाते हैं कॉटन पे। मैं बता रहा हूँ, जैसे चीक सेल लाने का एक और तरीका होता है, जैसे टूथपिक होती है ना, टूथपिक से भी हल्का सा स्क्रैच करोगे ना तो चीक सेल उतर जाते हैं, फिर कॉटन लो, कॉटन से उतार दो उनको, तो चीक सेल आ गए। तो हमने दो सेल लिए, एक चीक सेल लिया और एक अनियन पील। देखो अनियन पील के सेल को देखने के लिए आपको एक डाई की जरूरत पड़ेगी। डाई मतलब एक ऐसा केमिकल जो मैं उस पर डालूंगा, जिसको डालने के बाद मैं उसको माइक्रोस्कोप से देख पाऊंगा। तो वो जो केमिकल होता है जो हम ऊपर से डालते हैं, उसको रंगते हैं, जिस रंग में जाने के बाद ऊपर से माइक्रोस्कोप पे मुझे वो दिखेगा, उसको डाई कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई। इसके लिए जो डाई यूज करते हैं वो सैफरिन होती है, सैफरिन डाई। और चीक सेल को ऑब्जर्व करने के लिए एक डाई डालते हैं, एक बूंद डालते हैं, मतलब ये मान लो चीक सेल्स हैं तो इसके ऊपर एक केमिकल डालेंगे, बूंद ड्रॉप्स डालेंगे, और ड्रॉप किसकी होंगी? वो ड्रॉप्स होंगी डाई की। और यहाँ डाई कौन सी है? मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू। तो पहले तो ये रटो भाई, चीक सेल को किससे स्टेन करते हैं? स्टेन मतलब दाग डालते हैं उसके अंदर, किस चीज़ का दाग डालते हैं? डाई का। वो डाई किसकी है? मिथाइलिन ब्लू। और प्लांट सेल के लिए कौन सी डाई है? तो ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे मल्टीपल चॉइस में कि प्लांट सेल के लिए कौन सी डाई इस्तेमाल करिए? सैफरिन डाई। चीक सेल के लिए कौन सी डाई इस्तेमाल करिए? बोलो बोलो। मिथाइलिन ब्लू। मैं इसलिए आपसे बुलवाता हूँ ताकि नए शब्द हैं, आपको टाइम लगेगा इनको बोलने के लिए। छोटे थे ना आप, इतने बड़े बड़े शब्द नहीं बोलते थे, अभी बड़े बड़े शब्द बोलने के लिए डाल लो। क्या नाम है? मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू डाई का नाम, डाई डाल दी। जैसे आप घर में कभी कभी कोई खाना बनाते हैं तो कभी कभी एक रंग की बूंदें डाल देते हैं, जैसे चावल बनाते हैं लोग पीले रंग की बूंद डाल देते हैं, बिरयानी बनाते हैं तो उसमें पीले रंग के कुछ कलर डाल देते हैं, और वो भी तो डाइस होते हैं। हालांकि डालनी चाहिए, डाइस खाने में अच्छी नहीं होती, हार्मफुल होती हैं, लोग डाल देते हैं, और नहीं डाले तो अच्छी बात होती है। इधर आ जाओ। हाँ, अनियन पील में सैफरिन डाला और चीक सेल में क्या डाला, और हमने इनको अब देखा किसके अंदर? नाउ ऑब्जर्व्ड इन किसके अंदर? माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद ऐसा दिखा मुझे प्लांट सेल, और माइक्रोस्कोप में डालने के बाद चीक सेल मुझे ऐसा दिखा। और मैं आपको जूम कर दूं फोटो को, और जूम कर दूं, ध्यान से देखो बच्चों। जूम करने के बाद आपको ये नज़ारा दिखाई दिया, अनियन पील, चीक सेल्स। आप जरा ध्यान से देखिए, आपको कहेगा इनमें डिफरेंस क्या था, तो आप कहेंगे इसके अंदर जो सेल्स हैं, किसके अंदर? इसके अंदर जो सेल्स हैं, सेल्स आर इन बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट अरेंज्ड रेगुलरली। आपको नहीं लगता सेल एक, देखो ना जैसे बॉक्स होते हैं, आपने घर में बॉक्स हो, एक डब्बा एक डब्बा एक डब्बा, ऊपर एक डब्बा एक डब्बा एक डब्बा, ऊपर एक डब्बा एक डब्बा एक डब्बा, तो बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स। और आपको नहीं लग रहा रेगुलरली अरेंज्ड है, एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन, जैसे आप स्कूल में जाके असेंबली में खड़े होते हो, रेगुलरली अरेंज होते नहीं होते हो, तो यहाँ पे सेल कैसे अरेंज थे? रेगुलरली अरेंज थे।
इसके अंदर देखना कोई सेल कहाँ, कोई सेल कहाँ, कोई सेल कहाँ, कोई सेल कहाँ। तो यहां पर सेल कैसे अरेंज थे? सेल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड। पहला डिफरेंस देख लिया। दूसरा डिफरेंस देखेंगे, इसके अंदर ना आपको ना ध्यान से जूम करेंगे ना तो आपको एक प्रॉपर बाउंड्री दिखाई दे रही है, प्रॉपर बाउंड्री, थिक बाउंड्री, और इसको कहते हैं सेल वॉल। तो यहां पे सेल वॉल क्या थी, और इसके अंदर कोई थिक बाउंड्री नहीं दिख रही, यानी कि यहां पर सेल वॉल क्या थी। ये दो डिफरेंस देखे। अब मैंने एक काम और किया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने अनियन सेल को और चीक सेल को हाइपरटोनिक में रख दिया। शब्द देखो किस में रख दिया, हाइपरटोनिक में उठा के रख दिया। अब हाइपरटोनिक में श्रिंकिंग होती है। क्या होती है? श्रिंकिंग होती है, यानी कि वाटर बाहर निकल जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है। इनके सेल के अंदर जो वाटर बाहर निकल जाएगा। हाइपर मतलब बाहर सोल्यूट ज़्यादा है तो पानी जो है उठ के अंदर से बाहर की तरफ निकल लेगा। कोई दिक्कत हो रही है? चल रही रिकॉर्डिंग? चेक करियो। चलो हाँ जी, आगे चलते हैं फिर। तो हमने इन दोनों को उठा के किस में रख दिया, हाइपरटोनिक में, इसमें भी किस में रख दिया। तो पानी इसके अंदर भी है। जब पानी बाहर निकला तो सेल वॉल एक मजबूत वॉल होती है। तो पानी तो बाहर निकल गया पर सेल का साइज चेंज नहीं हुआ, यानी कि जो सेल वॉल थी मजबूत थी या कमजोर थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कमजोर होती है बेचारी, सिकुड़ भी जाती है, फूल भी जाती है। तो पानी में रखने के बाद ये श्रिंक नहीं हुए, साइज चेंज नहीं हुआ, यानी कि साइज ऑफ सेल डस नॉट चेंज किसके अंदर, इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसके अंदर क्या पता देखा हमने, जैसे इसको हाइपरटोनिक में रखा इनका सारा पानी बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल गया, श्रिंक कर गए, अच्छे खासे श्रिंक कर गए, यानी कि द साइज ऑफ सेल श्रंक कंसिडरेबली। कब? व्हेन प्लेस्ड इन, बोलो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मेरे बच्चों बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब सेल वॉल बताओ, सेल वॉल प्लांट सेल में जो थी वो एक सेल को क्या प्रोवाइड कर रही है, स्ट्रेंथ, क्या प्रोवाइड कर रही है, स्ट्रक्चर, क्या प्रोवाइड कर रही है, शेप। तो यानी कि सेल वॉल एक ऐसी चीज है जो प्लांट सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, स्ट्रक्चर देती है, शेप देती है, और अंदर के कंटेंट को बचा के रखती है। ये तो वो सेल बर्स्ट कर जाएगा, श्रिंक भी कर जाएगा, फट भी सकता, कुछ भी हो सकता। तो यानी कि प्लांट सेल में एक एडिशनल कवरिंग होती है एंड दैट एडिशनल कवरिंग इज नोन एज सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है, अगर आपसे पूछे इसका फंक्शन क्या है तो आपने, अच्छा एक बात बताओ, प्लांट मूव तो नहीं कर सकते, प्लांट बेचारे अपनी जगह पे हैं। अगर अभी यहाँ पे आंधी तूफान आ जाए, आप भाग के कहीं सेफ जगह पे चले जाओगे? भैया पेड़ तो वहीं का वहीं रहेगा ना जिंदगी भर, तो उसने वहीं खड़े रहने, चाहे बाहर आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, उसने वहीं रहने। तो आप बताओ, तो उसके सेल तो खराब हो जाएंगे, एनवायरमेंटल कंडीशन से फाइट कैसे करेंगे? तो उसके सेल के बाहर एक एडिशनल लेयर आ जाती है, दिस इज नोन एज सेल वॉल। वो सेल वॉल का पहला फंक्शन समझ में आ गया, एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सट्रीम कंडीशन से फाइट करने में हेल्प करती है। दूसरा, उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, उसको शेप देती है, हेल्प्स प्लांट्स टू स्टैंड अपराइट। आप देखो ना, पेड़ जो होते हैं बिल्कुल अपराइट रहते हैं, ऐसे गिर गए बेचारे, तो अपराइट कैसे है? क्योंकि उनमें कौन सी मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा है, वो सेल वॉल उनको मजबूती देगी, क्योंकि हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, तुम कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है? तो उनकी वजह से वो मजबूती से खड़े रहते हैं। जैसे एक बात बताओ, आप जब छोटे थे, चलना नहीं आता था तो आपके साथ मम्मी पापा साथ चलते थे, हमारा हाथ पकड़ के चलते थे, तो कभी कभी आप गिर भी जाते थे तो आपके हाथ उन्होंने पकड़े होते थे, क्योंकि वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे होते थे, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, उसकी वजह से आप चल लेते थे। ऐसे सेल के अंदर के कंटेंट को कौन सपोर्ट करती है? एक सेल वॉल, ठीक है? शुरू करें सेल वॉल। हाँ, सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, किसकी?
सेल्यूलोज बनता है ग्लूकोज से। किससे? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 1000 मॉलिक्यूल जुड़ गए तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, उसको क्या कहते हैं? सेल्यूलोज। क्या कहते हैं? और सेल्यूलोज से बनती है क्या? सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी? प्रोटीन एंड लिपिड से। सेल वॉल किससे बनी? सेल्यूलोज से। सी से सेल वॉल, सी से सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज क्या होता है? मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वैसे कोई पूछेगा नहीं आपसे, सेल्यूलोज क्या होता है? इट्स ए लॉन्ग बिगर मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, उसको क्या कहते हैं? सेल्यूलोज। अरे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जुड़ के बन जाएगा तो ग्लूकोज, ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? सेल्यूलोज। 11th-12th में इसकी डिटेल है, आपको भी इतना ही पढ़ना है। ठीक है, करें आगे, आ जाओ। आजी बच्चों, देखिए जी, हाँ, वो डिलीट करते हैं ना, वो उसका ये कंटेंट भी डिलीट कर देता है वो। चलो आओ मेरे बच्चों, देखिए यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि हमने सबसे पहले अनियन पील ली और अनियन पील की स्टेनिंग किससे करी? सैफरिन से। किससे करी? ये याद करो, सैफरिन से स्टेनिंग कर दी। नेक्स्ट हमने चीक सेल लिए, उसकी स्टेनिंग किससे करी? बोलो बोलो, मिथाइलिन ब्लू से स्टेनिंग कर दी। फिर हमने ऑब्जर्व, बड़े अलग अलग नेचर होती है, ठीक है, प्लांट सेल अलग नेचर के हैं, एनिमल सेल उनमें सेल वॉल है, साइड डाई तो घुस नहीं पाएंगे ना, तो स्पेशल डाई होती है उनके लिए। आ जाओ। फिर हमने उनको देखा, देख के हमने उसके डिफरेंस, आप डिफरेंस मार्क कर लो फटाफट बच्चे जल्दी से किताब में। हमने क्या देखा? मैंने लिख दिया था वैसे, अब फिर भी लिख लो डिफरेंस क्या थे। हाँ, फिर हमने उनको क्या अच्छा पहले डिफरेंस देख लो। अनियन पील सेल्स आर बॉक्स शेप एंड रेगुलरली अरेंज्ड, वेयर एज स्टिक सेल्स इरेगुलरली अरेंज्ड, ठीक है। फिर हमने उनको किस में रखा? 20% शुगर में, दोनों में श्रिंकिंग होगी। देखते हैं क्या होगा। ऑब्जर्व दैट द बाउंड्रीज ऑफ द प्लांट सेल रिमेन्स सेम। क्यों सेम रही बाउंड्रीज? क्योंकि किसकी बनी थी? सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? रिजिड। रिजिड मतलब जो अपने आप को बदलते नहीं है। जैसे कई बार हम किसी को कहना आप ऐसे कर लो, क्या मैं नहीं कर रहा, हम क्या कहते हैं? आप बड़े रिजिड हो। हाँ, जहाँ हिंदी अक्कड़, तो इनमें भी अक्कड़ होती है, तो सेल वॉल में अक्कड़ होती है, वो अपने आप को बदलती नहीं है। तो एंड देयर इनर कंटेंट shrinks and the space between inner and outer membrane increases। इसका मतलब समझो क्या है बच्चा, इसका मतलब नहीं समझता। देखो क्या कर रहा है, जैसे मान लो ये सेल वॉल है, ठीक है, और ये अंदर क्या है उसकी? मेम्ब्रेन, पतली मेम्ब्रेन। जब मटेरियल बाहर जाएगा, जब मटेरियल बाहर जाएगा तो आप बताओ अंदर की लेयर क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। जब श्रिंक हो जाएगी तो ये श्रिंक होके मान लो अंदर की तरफ हो गई। अब बताओ ये रही एक लेयर और ये रही इसकी ये वाली लेयर, तो द गैप बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया? इंक्रीज हो गया। वो यही लिख रहा है, कह रहा है द बाउंड्रीज ऑफ द प्लांट सेल रिमेन सेम। आउटर बाउंड्री तो सेम है बट देयर इनर कंटेंट श्रिंक, मतलब अंदर का कंटेंट श्रिंक कर गया, यानी कि पानी बाहर निकल गया। एंड द स्पेस बिटवीन इनर एंड बाउंड्री आउटर बाउंड्री इंक्रीजेज। देखो अंदर की बाउंड्री और आउटर बाउंड्री में क्या बढ़ गया? स्पेस। क्योंकि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक कर गई तो वो तो छोटी होगी, बाहर की मेम्ब्रेन तो उतनी की उतनी थी, तो अंदर का क्या बढ़ जाएगा? उसका गैप। चीक सेल में क्या था? दे श्रंक कंसिडरेबली। शुरू करें बच्चे, सेल वॉल और मार्क करते हैं, मार्क करिए। देखिए, plants cannot move from place to place, so they need rigid structure to withstand environmental stress like wind and rain. Therefore the plants have additional covering outside the cell membrane. This is called cell wall. मार्क कर लिया। तो यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखना है? व्हाट इज सेल वॉल? नेक्स्ट, इट्स
एड्स फंक्शन। फंक्शन नंबर 1 देखो मैं कहाँ मार्क करूँगा, पहला फंक्शन यहाँ पे मार्क कर दिया। मैं इस कलर को चेंज कर देता हूँ, मैं रेड 1 लिख रहा हूँ ना, 1 ये रहा, 1 ये रहा। दे नीड रिजिड स्ट्रक्चर टू विथस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस लाइक विंड एंड रेन। सेकेंड फंक्शन मैं यहाँ लिखूंगा, सेकेंड द सेल वॉल ऑल्सो हेल्प लीव एंड फ्लावर टू रिमेन फर्म। थर्ड यहाँ लिख देता हूँ, मेंटेन देयर शेप एंड हेल्प प्लांट टू स्टे अपराइट। 3 फंक्शन लिख दोगे बच्चों, मैंने अलग अलग बाइफरकेट कर दिया, घर जाके लिख लोगे नोट्स बनाते वक्त। आपने नोट्स बनाने की आर्ट सीखनी है बच्चों, क्योंकि 11th-12th में नो वन नोस, किसी ने बायो लेनी है, किसी ने पॉलिटिकल साइंस लेनी है, किसी ने इको लेनी है। आपको ये आर्ट सिखा रहा हूँ नोट्स बनाने की, तो घर जाके नोट्स बनाने खुद इसके, अपने आप वीडियो देखकर बना लेना चाहो तो। हाँ, नेक्स्ट सेल वॉल का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज परमिएबिलिटी, परमिएबल मीन्स ऑफ सेल वॉल। कह रहे सेल वॉल की परमिएबिलिटी का क्या मतलब है, आ जाओ। द सेल वॉल इज परमिएबल विच मीन्स वाटर एंड सम डिजॉल्व्ड मिनरल कैन पास थ्रू इट। अलॉन्ग विद द सेलेक्टिव परमिएबिलिटी द सेल वॉल हेल्प्स प्लांट्स रूट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सेल। तो कर लोगे जी। एक बात बताऊं, आप चौथा फंक्शन ये भी लिख सकते हो, ये चौथा फंक्शन कि सेल वॉल ही है जिसकी वजह से प्लांट क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोइल। तो जो सोइल के अंदर रूट्स होती हैं, उन रूट्स की जो सेल वॉल होती है, वही सेल वॉल क्या एब्जॉर्ब कर रही होती है, धरती से पानी और धरती से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रही होती है। तो कितने फंक्शन लिख दोगे सेल वॉल के, 4। आगे चलें, चलो। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल का साइज छोटा क्यों नहीं हुआ, तो क्या लिखोगे, ड्यू टू सेल वॉल। आपसे पूछेंगे एनिमल सेल का साइज छोटा क्यों हो गया, तो लिखोगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। आ रहा हूँ, प्लांट सेल होते हैं उनमें 2 होती हैं, नहीं सिर्फ मेम्ब्रेन में होती है उसकी। आओ जी, इसको मार्क करेंगे। द सेल डू नॉट श्रिंक इन साइज। कह रहे प्लांट सेल छोटे क्यों नहीं हुए, क्वेश्चन लिखेंगे वाई, बिकॉज ऑफ देयर रिजिड सेल वॉल मेंटेन देयर शेप। क्लियर है, आ जाओ। एनिमल सेल सच एज चीक सेल नॉट हैव सेल वॉल। कह रहा उनके पास क्या नहीं थी, देयरफॉर व्हेन प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड शुगर दे लूज वाटर। तो अगर आपसे पूछा जाए एनिमल चीक सेल डू नॉट हैव सेल वॉल एंड व्हाई दे डू नॉट स्वेल, तो आप क्या लिखेंगे, व्हाई दे श्रिंक, सॉरी, तो आप क्या लिखेंगे, दे श्रिंक बिकॉज दे डू नॉट हैव। तो व्हाई एनिमल सेल श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो क्या लिखेंगे, बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल नहीं है ना इनके अंदर, किसके अंदर नहीं है, एनिमल सेल में क्या नहीं है, नो सेल वॉल। चलो, सेल वॉल नहीं है तो ये क्या नहीं होंगे, नॉट रिजिड सेल, सेल इनके रिजिड। अगर रिजिड नहीं होंगे तो दे कैन चेंज देयर शेप। अगर कोई अपनी शेप चेंज कर सकता है तो दे आर, मतलब दे मतलब एनिमल सेल आर फ्लेक्सिबल। अरे एक बात बताओ, अगर ये पेन को मैं खींच के दिखाता, देखो बच्चों पेन बड़ा हो गया, अगर मैं इसको बेंड करके दिखाता, देखो बच्चों ये मुड़ गया, तो आप क्या कहते हैं, ये पेन क्या है, फ्लेक्सिबल है। आप क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल। आपके बच्चे जो कुछ योगा कर रहे होते हैं वो कितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी से अपनी बॉडी को मूव कर देते हैं। तो जो अपने चेंज कर सकते हैं हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल है। आ जाओ, एनिमल सेल क्या नहीं होते, क्या नहीं होती इनके अंदर, सेल वॉल। सेल वॉल नहीं है तो क्या होंगे, नॉट रिजिड। रिजिड नहीं होंगे तो क्या कर सकते हैं, चेंज शेप। चेंज शेप कर सकते हैं तो दे आर, एंड एनीथिंग विच इज फ्लेक्सिबल कैन रिजल्ट्स इन मूवमेंट, कैन रिजल्ट्स इन। तो अगर आपसे पूछा जाए एनिमल सेल मूवमेंट कैसे करते हैं, तो आप क्या लिखोगे, ये आंसर है। क्या लिखोगे, एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, so they do not have rigid structures and hence they can change their shape which makes them flexible. As a result of this flexibility they can result in movement. तो एनिमल जो मूवमेंट करते हैं किसकी वजह से कर लेते हैं, क्योंकि उनमें क्या नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है।
कर लोगे क्वेश्चन, लिख लोगे इसको, अभी नहीं लिख सकते घर जाके वीडियो देख के कर लेना। आगे चलते हैं, फटाफट खत्म करते हैं इस टॉपिक को। ध्यान से देखिए, ये देखिए मैंने ये लिखा है, ये देखिए सेम चीज लिखी है, विदाउट रिजिड सेल वॉल, मतलब एनिमल सेल में विदाउट सेल वॉल एनिमल सेल कैन चेंज शेप। क्या शेप, क्या कर सकते हैं, शेप चेंज करने से क्या हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी से क्या हो गई, मूवमेंट एंड ओवरऑल फंक्शन ऑफ द टिश्यू सेल। आओ, प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ व्हाट, सेल्यूलोस। क्या होता है सेल्यूलोस, कार्बोहाइड्रेट। किससे बनता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के जुड़ने से बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट आर्गुमेंट वुड यू गिव फॉर द नेसेसिटी ऑफ सेल वॉल इन द प्लांट। कह रहा है कि प्लांट में सेल वॉल क्यों चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ सेल वॉल के उठा के क्या लिख देने हैं, सेल वॉल के उठा के क्या लिख देना, फंक्शंस उठा के लिख देना, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया जी, बस सेल वॉल के फंक्शन। एनिमल में नहीं होती दिखना, क्योंकि उनको मूवमेंट चाहिए होती है, और मूवमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी तभी होगी जब शेप चेंज होगी, और शेप चेंज तभी होगी जब सेल वॉल नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। What consequences would you predict for a plant cell if cell were to become as flexible as cell membrane। कह रहा है क्या होगा अगर प्लांट में जो सेल वॉल है फ्लेक्सिबल हो जाए। आप बताओ, फ्लेक्सिबल हो गई तो प्लांट सेल को विल नॉट गेट, क्या नहीं मिल पाएगी उनको, स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं मिल पाएगी बच्चों। दे विल लूज, क्या लूज कर देंगे, देयर शेप, देयर साइज, मूव, सब खत्म कर देंगे वो अपना। दे विल नॉट एबल टू स्टैंड अपराइट, वो ढंग से स्टैंड भी नहीं कर पाएंगे। एंड सेल, ध्यान से सुनना, विल बर्स्ट, जब वो पानी के अंदर होंगे ना सेल, जैसे रूट्स होती है पानी के अंदर होती है ना, आप बताओ गमले में पानी भरते हो तो रूट्स के आसपास क्या हो गया, पानी पानी हो गया, वही पानी अंदर एंटर कर जाएगा ऑस्मोसिस की वजह से। तो अगर मान लो उन्हें सेल वॉल नहीं हुई ना, तो पानी अंदर जा जाके इतना प्रेशर लगा देगा, सेल ही फट जाएगा। और वो अंदर के प्रेशर को कहते हैं टर्गर प्रेशर। कौन सा प्रेशर कहते हैं, टर्गर प्रेशर। तो मैं क्या लिखता हूँ, नॉट एबल टू स्टैंड अपराइट एंड द सेल विल burst because cell will not able to withstand। मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, साथ साथ बोल रहा हूँ ताकि आपको अक्षर समझ में आ जाए। क्या नहीं कर पाएंगे, टर्गर, TURGER, टर्गर प्रेशर। जो प्रेशर सेल के अंदर लगता है ना, बहुत प्रेशर लग रहा होता है क्योंकि अंदर फ्लूइड चला जाता है, तो उस प्रेशर को आइए बात बताओ, इस कमरे में अगर आप लोग दीवारों पे लाते मारो खींच खींच के, दीवार कमजोर होगी, टूट जाएगी। पर अगर यही आप पानी मॉलिक्यूल हो, अब पानी मॉलिक्यूल इस दीवार पे टकरा रहे हो, तो इस दीवार का क्यों नहीं हो रहा कुछ, क्योंकि दीवार मजबूत है। अगर ये कपड़े की दीवार हो तो आप लोग टक्कर मारोगे, कूद के अंदर चले जाओगे। तो सेल वॉल मजबूत होती है, तो अंदर जो प्रेशर लग रहा होता है सेल वॉल उसको सहन कर लेती है। तो मैंने लिखा है विद स्टैंड, मतलब सहन कर लेती है। कौन से प्रेशर को सहन कर लेती है, टर्गर प्रेशर को सहन कर लेती है। तो अगर सेल वॉल नहीं होगी तो क्या होगा, लिख दोगे, मैंने आंसर लिख दिया, घर जाके कॉपी कर लेना है। बाकी सेल के अंदर क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई डाउट हो आप 9811232145 विमल सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय, नमस्ते, ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।